अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की ही तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पत्ता गोभी की खेती से लाखों की आय ले रहे किसान की कहानी। देर से बोई गई अलसी की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। अपने राज्य में बहुत से किसान सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन आज हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य जिला बिलासपुर के एक सफल किसान भरत खैत्रपाल से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पत्ता गोभी की खेती करके अच्छा लाभ कमाया है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बंधा गोभी की कटाई का काम चल रहा है। ये लगभग हमारे यहाँ जो लगी हुई है वो टोटल में लमसम 3.5 एकड़ में हमने बंधा गोभी की फसल इस वक्त ली हुई है। ये हाइब्रिड किस्म है नामधारी की, जो 75 दिन की वैरायटी है ये, और लगभग 1 किलो साइज का इसका बंद आता है। इस वक्त इसको लगे लगभग 80 दिन होने जा रहे हैं, जो कि अपने फसल का 70% भाग लगभग इसमें से अब कट चुका है, बाकी शेष कटना बाकी है। चूंकि इन्होंने बंद गोभी की खेती 3.5 एकड़ में की है और अच्छा लाभ कमा रहे हैं, अब बात करें आय व्यय की, तो इनको 1 एकड़ बंद गोभी की खेती करने में कितनी लागत खर्च आया और कितनी आय प्राप्त हुई है। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया। भट्टा की फसल उखाड़ने, इसकी गुड़ाई करने इत्यादि में लगभग 20 मजदूर हमने इसमें उस समय खर्च किए थे, और उसके बाद में 10 मजदूर लगभग प्रति एकड़ की लगाई में खर्च हुए हैं। हम 11 से 12 पैकेट की नर्सरी देते हैं, जो कि लगभग 3000 रुपये मूल्य का बीज रहा है। इसके बाद में बाकी प्रबंधन में नर्सरी की तैयारी में दवा से लेकर के लेबर, नेट और अन्य प्रबंधन में लगभग हमने इसमें 5,000 रुपया और लगाया है, और खाद वगैरह के प्रबंधन में लगभग हमारा 5,000 रुपये खर्च रहा होगा प्रति एकड़। और करीब करीब दवा का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष थोड़ा डीबीएम का प्रभाव ज़्यादा रहा है, 4 स्प्रे हमें करने पड़े हैं, जिसकी कॉस्ट थोड़ी अधिक आती है। वो लगभग 7,000 रुपये के 4 स्प्रे हुए हैं। और बाकी चीज़ों के प्रबंधन, कटाई और ट्रांसपोर्टिंग करके लमसम इस समय में जो हम मोटा मोटी में खर्च कर चुके हैं वो लगभग 45 से 50,000 के कैटेगरी में जा चुका है। चूंकि बाजार मूल्य अच्छा है, इसलिए फिर भी हमारा उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है। 6 से लेके 8 रुपए तक का बंद गोभी इस वक्त हमारा बिका है। तो वैसे में लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास की क्रॉप होने की पूरी संभावना है। प्रति कुंटल की, जहाँ तक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रति नग 1 किलो के लगभग वो होगा,
तो उस प्रकार से हमें उम्मीद है कि लगभग 25,000 पौध इसमें से कटेंगे। 70% हमने सेल कर दी है और मोटा मोटा हमारा आकलन है कि इसमें 1.5 लाख रुपए की लगभग की फसल होगी और लमसम 50,000 रुपए का हमने इस पे खर्च किया है। जो मैंने आपको खर्च बताया है 50 से 55,000 रुपया, वो सारे खर्चों को जोड़ने के उपरांत है। मजदूर खर्च, कटाई खर्च, ट्रांसपोर्टिंग खर्च, पौध बीज व्यवस्था, खाद व्यवस्था, दवा व्यवस्था। तो अगर बाजार की व्यवस्था आखिरी तक सही रहती है तो हमें लगभग 1 लाख रुपए के बचने की, प्रति एकड़ के हिसाब से बचने की संभावना है। अभी आपने देखा 1 एकड़ बंद गोभी की खेती से प्राप्त हुए शुद्ध लाभ के बारे में। अब आइए जानते हैं कि कितनी अधिक उपज के लिए इन्होंने बंद गोभी की कौन सी किस्म का चयन किया तथा इसकी खेती किस तरह से की। जहाँ तक जोताई और बाकी तैयारियों का सवाल है, ये हमारी बोनस क्रॉप है। बोनस क्रॉप कहने से मेरा मतलब ये है कि इसमें पहले बैगन की फसल लगी हुई थी इस खेत में। उस वक्त हमने जब खेत की तैयारी की थी तो उसके लिए गहरी जोताई करके, यानी प्लाऊ से जोताई करके, फिर हैरो या डिस्क हैरो चला करके मट्टी को भुरभुरा करने के बाद में मतलब बेड्स वगैरह बना के उस समय हमने इसमें भट्टे की रोपाई की थी, जो कि जून के समय में रही है। उसके बाद उस फसल के खत्म होने के उपरांत इधर नर्सरी तैयार हो रही थी और उधर हमने भट्टे की क्रॉप को उखाड़ करके इसकी कोड़ाई वगैरह करा के इसको 10-15 दिन सूखने के लिए भी छोड़ दिया था। और जैसे ही इसकी नर्सरी तैयार हुई हमने इसकी रोपाई कर दी है। प्रति एकड़ इसमें लगभग 28,000 पौधे लगाए गए हैं। मांदे से मांदे की दूरी इसमें अधिक है, चूंकि हमारा जैसे कि मैंने बताया कि ये ड्रिप के हिसाब से और पुराना वो बना हुआ है मांदा, तो ये मांदे की जो चौड़ाई है लगभग 3 फुट है और इसकी दूरी जो है लगभग मतलब बीच का जो गैप है वो लगभग 1.5 फीट का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इसकी बोनस क्रॉप है, तो शुरू में हमें पौध रोपाई के समय हल्का सा DAP डाल के हमने इसकी पौध रोपाई की थी। उसके बाद में फास्फोरिक एसिड, यूरिया और पोटास का ही मेन प्रबंधन रहा है, जिसमें शुरुआत के लगभग 15 दिनों तक हम पोटास और यूरिया दोनों समान मात्रा में इसमें देते हैं और उसके बाद में नाइट्रोजन को बढ़ा करके पोटास को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे इसकी बढ़वार काफ़ी तेजी से होती है। बंद गोभी में चूंकि नाइट्रोजन की काफ़ी आवश्यकता होती है। फसल परिपक्व होने के मतलब समझ लीजिए 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले तक इसमें खाद चलाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका 75 दिन का ड्यूरेशन है, तो यानी लगभग हमने 65 दिन की उम्र तक इसमें खाद दिया है, जो कि अगर अपन एकड़ वाइज डिवाइड करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा इसमें लगभग 3.5 बोरा, 1.25-2 कुंटल लगभग नाइट्रोजन और 1 कुंटल पोटास और फास्फोरिक एसिड करीब करीब लीटर में है समझ लीजिए, या केजी में भी उसको मान सकते हैं, तो वो 15 केजी लगभग फास्फोरिक एसिड का हमने इस पर प्रयोग किया है। खाद प्रबंधन और निंदाई गुड़ाई हमारा मेन इसका वो रहा है। उसमें कम से कम समझ लीजिए 3 गुड़ाई हुई है इसमें, जो कि नींदा नियंत्रण के साथ साथ जल प्रबंधन का जहाँ तक प्रश्न है वो मौसम परिस्थितियों और अपने खेत की कंडीशन पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जल प्रबंधन ड्रिप के माध्यम से है, तो प्रतिदिन तो हम चलाते ही हैं इसमें, चाहे वो 15 मिनट के लिए चले, बारिश हो या कुछ भी हो। बारिश वगैरह नहीं हुई थी या मौसम कम ठंडा है, तो उस परिस्थितियों को देख करके या जमीन की कंडीशन को देखते हुए थोड़ा बहुत आगे पीछे करके 2 घंटा अधिकतम, 15 मिनट न्यूनतम, इस दर से इसमें सिंचाई की व्यवस्था की गई है। जल निकासी की व्यवस्था इसमें पूरे प्रबंधन में की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे खेत का ढाल नीचे की तरफ है और नीचे में एक मेन नाली है जिसके माध्यम से पानी हमारा बाहर की तरफ निकलता है। चूंकि इस बार मौसम में उतार चढ़ाव अधिक रहा, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी बंद गोभी की फसल में कौन कौन से फसल सुरक्षा उपायों को अपनाया, आइए जानते हैं उन्हीं से। चूंकि मौसम में लगातार वेरिएशन रहा है, इसलिए इस वर्ष डिबियम का प्रकोप काफी अधिक रहा है। डिबियम यानी मतलब इसका एक बोरर है जो इसके अंदर घुस करके इसको खाता है अंदर की तरफ से, उससे इसमें छेद हो जाते हैं और बाजार मूल्य इसका खत्म हो जाता है। और एकदम सामान्य कीट है, किसी भी स्थिति में किसान भाई उसको तुरंत, मतलब थोड़ा भी सब्जी करने वाला किसान है अगर, तो तुरंत उस चीज को देख लेता है। जहां तक दवाओं का बात है तो वो वरिष्ठ लोगों से सलाह करके ही किसान भाई उसका उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने धान कटाई के बाद दिसंबर माह में अलसी की बुआई की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर होगी और इस अवस्था में फसल का सिंचाई और उर्वरक का उचित प्रबंधन तो करना ही होता है, साथ ही फसल की बढ़वार को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण भी करना बेहद जरूरी होगा। तो इस समय अलसी की फसल में इन सभी कार्यों को कब और कैसे करना है, चलिए इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूएस धाकड़। और इसमें अलसी का प्रमुख स्थान है। अगर अलसी की अच्छी जातियां आपने लगाई हैं, जैसे JLS 69 है, तो ऐसी जो जातियां हैं इनको थोड़ा सा अच्छी देखरेख की जाए। किसान भाइयों अलसी की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण अलसी की बढ़वार सही प्रकार से नहीं हो पाती और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसी समय किसान भाइयों क्या है, पानी देने के पूर्व इनमें खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि पोषक तत्वों के लिए प्रतियोगिता, हमारे फसलों के लिए नमी की प्रतियोगिता ये खरपतवारों के माध्यम से होती है। तो हमें इनकी साफ सफाई विशेष ध्यान पे रखें। तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप फसल में 2 बार खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई करवाएं, जिससे कि अलसी की फसल का उचित विकास हो तथा आपको अपनी फसल से अच्छा उत्पादन मिले। अलसी की फसल में सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इन प्रबंधनों में लापरवाही बरतते हुए कभी भी फसल की सिंचाई कर देते हैं और असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पौधों की अनावश्यक बढ़वार तो होती है, साथ ही साथ फसल में कीट और रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। इनमें क्या है किसान भाइयों, 1 से 2 पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये पानी आपने दे लिए तो आपकी अच्छी से अच्छी अलसी हो सकती है। अगर हो सके तो इसमें 1 पानी फूल आने की अवस्था पे या उससे पहले जरूर दें। इससे क्या है कि आपकी भरपूर मात्रा में फूल आएगा, जिससे आपका बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। इस समय क्या किसान भाइयों, फूल की अवस्था अलसी में चल रही होगी तो और उसमें कहीं कहीं पे घेंटियां भी बन रही हैं, तो इसी समय क्या है, उसमें पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमें विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो हम लोग बेसल डोज के रूप में देते ही हैं, लेकिन कभी कभी किसान क्या है, तिलहनी फसलों के साथ इस तरह का व्यवहार रखते हैं कि उन्हें बेसल डोज में देते नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उन्हें फोलियर स्प्रे के माध्यम से या हमें छिड़काव के माध्यम से पोषक तत्व दें, तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान भाई इस समय क्या है, आप जो हमारे NPK के 19-19, 20-20 जो हमारे आ रहे हैं, और साथ में किसान भाइयों लिक्विड में भी आते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, तो इनको घोल बना लें और 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनका अगर घोल बना लेंगे और 1 एकड़ में कम से कम 10 पंप जरूर जाएं आपके। जो हमारा 15 लीटर का पंप है तो 150 लीटर पानी 1 एकड़ में जरूर जाना चाहिए। तो किसान भाइयों इससे क्या है कि हमारे और अच्छी फूल फली बनेगी। किसान भाइयों अलसी वैसे तो आपको मालूम ही है एक तिलहनी फसल है, इसमें सल्फर तत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पोषक तत्व प्रबंधन में बोने के पहले तो आपने अगर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला ही है, अगर नहीं डाला है तो छिड़काव के समय भी लिक्विड में आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से सल्फर तत्व की आप पूर्ति अगर करते हैं तो निश्चित है आपकी अलसी में तेल की मात्रा बढ़ेगी, तो जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और आपको अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों ये इस चीज का विशेष ध्यान रखें, हम जब सल्फर तत्व की पूर्ति कर रहे हैं तो उस समय पुष्पन की अवस्था के पूर्व करें। क्या होता है कि पुष्पन में इस समय हमारे जो परागण की क्रियाएं जो होती हैं उस पर असर पड़ता है, तो ये कार्यक्रम हमें पहले ही कर लेना चाहिए। साथ में किसान भाइयों क्या है कि अगर कभी कभी फरवरी में भी टेम्परेचर बहुत चला जाता है तो पाले की अवस्था भी ऐसी लगने को रहती है, तो सल्फर हमारा एक बहुत बढ़िया पाले से बचाने में काम करता है, पौधे को शक्ति देता है, ताकत देता है। और साथ में सल्फर फफूंद निरोधक भी है, ये फफूंद नाशक जो का भी काम करता है, तो जो हमारी बीमारियां भी लगती हैं उसको भी रोकता है। अलसी की फसल में कुछ कीट और रोगों का भी आक्रमण होता है, जिससे फसल की बढ़वार तो धीमी होती ही है, साथ ही साथ फसल बहुत कमजोर भी हो जाती है, जिसके चलते हमारे किसानों को अलसी का वह उत्पादन नहीं मिल पाता जिसकी वे आशा करते हैं। तो इन कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। और इसी समय किसान भाइयों क्या है, अलसी में कुछ कीड़े व्याधियां भी आते हैं, तो हमें पौध संरक्षण पर भी ध्यान देना है। क्या होता है कि इसमें एक
मक्खी है जो इसमें गोल बना लेती है और वो हमारी फली के उसको नुकसान करती है, जो हमारी पौध बन रही है, तो हमें उसका भी नियंत्रण करना है। तो जो हमारे रज्जू से कीड़े आते हैं वो वाली जो हमारी दवाई है जिसे हम थायोमेथाक्साम के नाम से जानते हैं, तो 6 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से उसका भी हम छिड़काव करें तो हमारी ये मक्खियां इसमें नियंत्रित हो जाएंगी। साथ में किसान भाइयों क्या है, कभी कभी इसमें आप देखने में आया कि इसमें कुछ बीमारियां भी आती हैं, तो बीमारियों में जैसे पत्तियों पर धब्बा मिलेंगे, तने पे भी धब्बा मिलेंगे और हमारी जो फली बन रही है उसकी अलसी की, उस पर भी कुछ इस तरह के लक्षण, अल्टरनेरिया वगैरह इस तरह के जो रोग हैं, जो हमें पत्तियों पर धब्बा रोग जिसे हम कहते हैं, तो इनको हमें नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो इनके लिए किसान भाइयों क्या है, हमें डायथेनियम 45 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें, या फिर हम किसान भाइयों टेबुकोनाजोल है जो 6 से 8 ml प्रति पंप अगर डालते हैं तो इनसे भी हमारी कई सारी बीमारियां नियंत्रित हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप समय रहते कर लेंगे किसान भाइयों, तो आपको अलसी एक अच्छा उत्पादन भी देगी और अच्छी क्वालिटी की अलसी मिलेगी। आगे और भी बहुत सी रोचक जानकारियां बाकी हैं, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट लग रहे हों तो इसके नियंत्रण के लिए क्विनालफास 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बागीचों में मंजर आने से पहले कार्बारिल दवा 2 ग्राम, डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। अरहर की फसल जिसमें 50% फूल आ गया हो उसमें फली छेदक कीट से बचाव के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को पॉलीथीन में उगाएं। पॉलीथीन के थैलों को पॉली हाउस में रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार के कृषक राजेश कुमार ने। इनकी आलू की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है या इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो राजेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत में लगभग 60 दिन का हो चुका है। लत्तर पूरे खेत को ढक लिया है। इससे क्या होता है कि लत्तर के नीचे जो मिट्टी होती है वो गीली होती है और नीचे आर्द्रता बहुत ज़्यादा बन जाती है। ऐसी स्थिति में जो हमारा फफूंद रोग है पौधे में लगता है, जो पिछेता झुलसा, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉजल ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, उसके बढ़ने के बहुत चांस होते हैं। और इसीलिए किसान भाइयों से ये हम अनुरोध करेंगे कि वो रोज फील्ड में घूमें और जहां उसको बारीकी से देखते रहें कि कहीं पे भी कोई पिछेता झुलसा का निशान नहीं हो। किसान भाइयों, आइए जानते हैं इस रोग के लक्षण के बारे में। इस रोग से प्रभावित पत्तियों के किनारे पर कई तरह के बड़े बड़े हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो बाद में भूरे या गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। पत्तियां और डंठल किनारे से गलने लगते हैं तथा पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। इस रोग का तुरंत ही नियंत्रण नहीं किया गया तो बहुत कम समय में
पूरे खेत में फैल जाता है और महामारी का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण कभी कभी पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। तो इसलिए पिछेता झुलसा को अच्छे से पहचान करें और जरूर वो अपने खेत में कुछ बातों का ध्यान रखें, जिसको मैं बताना चाहूँगा बिंदुवार। पहली बात ये जरूर करें कि ज़्यादा नमी ना होने दें खेत में, इसके लिए वो सिंचाई को रोक सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हो तभी वो हल्की सिंचाई करें, जहाँ पे ड्रिप की व्यवस्था हो वो ड्रिप से ही सिंचाई करें, क्योंकि पिछेता झुलसा के जो जीवाणु होते हैं, उसके स्पोर होते हैं, वो पानी से बहकर एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ भी जाते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि अगर उन्हें कहीं भी पत्ती में कहीं पे भी पिछेता झुलसा का दिखाई पड़ता है तो उस पत्ती को वो तोड़ के, उस डंठल को तोड़ के दूर कहीं पे उसको नष्ट कर दें, ताकि उसका जो असर है वो दूसरे पौधे पे ना पड़े। और सबसे प्रमुख बात है उसकी रोकथाम। अगर फसल में बीमारी नहीं आई है तो बचाव का स्प्रे हमें जो करना है वो मैनकोजेब से करना है। मैनकोजेब का 0.2% यानी 1000 लीटर में 2 किलो मैनकोजेब घोल के प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना है। छिड़काव इस ढंग से होना चाहिए कि पत्ती का निचला हिस्सा नीचे तक डंठल पूरा गीला हो जाए, क्योंकि ये संपर्क फफूंद नाशी है, जिससे कि संपर्क में आने के बाद ही फफूंद का नाश होगा। अगर किसी के यहाँ फसल में दिखाई पड़ गया है पिछेता झुलसा, ऐसी स्थिति में साइमोक्सिनिल या फेनोमिडोन या डाइमिथोमॉर्फ, इन तीनों में से कोई एक दवा जिसमें कि मैनकोजेब मिक्स रहता है, उसका 0.3% का घोल बनाकर, 0.3 का मतलब हो गया 3 kg 1000 किलो में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि जहाँ पे बीमारी है वहाँ रुक जाएगी, वो फैलेगी नहीं। इसके अलावा ये हम जरूर कहेंगे कि अगर मौसम में सुधार नहीं होता है, धूप निकलना नहीं शुरू होता है, तो आपको एक सप्ताह के बाद 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद हो सकता है कि दोबारा स्प्रे करना पड़ सकता है। तो इन सब के साथ हम ये अपने किसान भाइयों से उम्मीद करेंगे कि वो जरूर ही अपने फसल को इस पिछेता झुलसा से बचाएंगे। इस अनुकूल मौसम, पिछेता झुलसा के लिए अनुकूल मौसम से अपने फसल को बचाएंगे और अधिक से अधिक ऊपर लेंगे। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ग्राफ्टेड बैंगन की खेती, एक किसान की सफलता की कहानी। लीची के बाग में पुष्पन अवस्था पर किए जाने वाले आवश्यक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।